आरबीआई बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला है। इससे होगा क्या कि जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं जिनका नंबर है 67,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, वो उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं या फिर उनके जो लीगल आयर्स हैं उनको मिलेंगे। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ये पूरा इनिशिएटिव क्या है, कैसे इसमें यूज किया जाएगा टेक्नोलॉजी का, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करिए। इस तरह की वीडियोस मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है। तो आरबीआई से कहता है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट हम उस डिपॉजिट को मानते हैं, अगर हम सेविंग या करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी कस्टमर है, अकाउंट होल्डर है, उसने अपने सेविंग या करंट अकाउंट में पिछले 10 साल या उससे अधिक के समय के लिए किसी भी तरह का कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं किया है। कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन को ऐसे समझिए कि जब कोई कस्टमर अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाले या फिर उसमें जमा करे तो वो सब क्या कहलाता है, कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन। या फिर उसके अकाउंट में कहीं और से पैसे आ रहे हों, लेकिन अगर उसमें उसके अकाउंट का जो कह सकते हैं इंटरेस्ट आ रहा है या फिर उसके अकाउंट से जो यूजर फीस या फिर जो ऑपरेशनल चार्जेस एसएमएस वगैरह कट रहे हैं, तो वो सब कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। तो अगर कोई अकाउंट ऐसा है जिसमें कोई कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है 10 साल से ज्यादा, तो वो अकाउंट हो जाता है अनक्लेम्ड में। डोरमेंट अकाउंट उसे कर देते हैं। डोरमेंट अकाउंट तो खैर उस बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन 10 साल से अधिक ऐसा नहीं होगा तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है, उसका पैसा फिर अनक्लेम्ड में हो जाएगा। और अगर वही हम टर्म डिपॉजिट की बात करें, एफडी या आरडी की, तो इसमें वही है कि अगर आपने एफडी आरडी करा रखी है और 10 साल हो गए उसको मैच्योर हुए और आपने उससे विड्रॉ नहीं किया है कोई भी अमाउंट, तो वो भी अनक्लेम डिपॉजिट में जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो आपके बैंक के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लेकिन आपने अगर उस पर क्लेम नहीं किया है, 10 साल बीत गए हैं, तो सारा का सारा पैसा अनक्लेम डिपॉजिट में जाता है। अब क्या होगा, अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी ने कोई बैंक अकाउंट कहीं खुलवा रखा होगा, उसमें कुछ पैसे जमा किए थे, वो भी भूल गए कुछ समय के बाद, उसके बाद फिर आप भी भूल गए, आपको भी नहीं पता है, बहुत समय हो गया, तो वो जो पैसा है वो कहीं गया नहीं है, वो उनके अकाउंट में ही पड़ा हुआ है और आप उसे ले सकते हैं। अब वो अनक्लेम डिपॉजिट हो रखा है कि अब उसे आपको क्लेम करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा जो अकाउंट होता है या फिर ऐसा जो कह सकते हैं उसमें जो रखा हुआ पैसा होता है, वो कहाँ जाता है, तो बैंक को ये निर्देश किया गया है कि ऐसा जो भी पैसा है उसे आप डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड इसमें ट्रांसफर करिए, जिसको आरबीआई मेंटेन करता है। मतलब कि ये पैसा बैंक भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनक्लेम्ड हो गया, तो अब बैंक का भी उसके ऊपर ऐसा अधिकार नहीं। ये नहीं कि बैंक है अच्छा चलो ठीक, किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, भूल गया, अब ये पैसा मेरा हो गया, नहीं। वो पैसा आरबीआई कहता है कि आपका नहीं, आपके ऊपर अधिकार, आपका अधिकार नहीं, आप उसको हमारे पास इसको ट्रांसफर करिए। क्योंकि अभी नहीं तो आज से कुछ सालों के बाद अगर उनके लीगल एयर्स आएंगे क्लेम करने के लिए, तो कम से कम उनको पैसा दिया जा सके। तो ये ध्यान रखिए कि अगर जो पैसा ये आपका डिपॉजिटर अवेयरनेस, ये एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, इसमें चला जाता है, तब भी आप जो अमाउंट है उसे क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक आपसे कह दे कि अरे हमने तो आपका पैसा डीए में दे दिया, अब आपको पैसा कैसे मिलेगा, तब भी मिलेगा, है ना। तो वो दोनों ही तरफ से मिलेगा। अगर वो बैंक के पास ही अभी डिपॉजिट अनक्लेम्ड हो रखा है लेकिन अभी बैंक ने ट्रांसफर नहीं किया, तब तो मिलेगा ही। अगर वो डीईए में चला गया तब भी वो आपको प्राप्त होगा, दोनों ही कंडीशन में। अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में परिस्थिति क्या है इसकी, तो देखिए मार्च की अगर हम बात करें, मार्च 2024 की, तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग 78,000 करोड़ रुपीस के पास था। लेकिन अगर लेटेस्ट आंकड़े की बात करें जो कि जून 2025 का है, तो ये जो अमाउंट है 67,000 करोड़ रुपीस का है। मतलब इतना पैसा बैंकों के पास अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, इसको कोई क्लेम करने वाला अभी तक नहीं मिला है। और इसमें जो बाजी मारी है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। सरकारी बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट सबसे ज्यादा है, और अगर सारे सरकारी बैंक को जोड़ा जाए तो लगभग 58,330 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है। प्राइवेट सेक्टर में 8,673 करोड़ रुपए इसका डिपॉजिट है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें और ओवरऑल बात करें, तो इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो लीड करता है अनक्लेम डिपॉजिट में। लगभग 19,300 करोड़ रुपए से प्लस जो अमाउंट है वो एसबीआई में अनक्लेम्ड है। फिर इसमें पीएनबी आता है और फिर बाकी बैंक आते हैं। तो ये है परिस्थिति इस समय की। अब हम आगे बात करें कि आरबीआई ने क्या कहा है इसके लिए, कि ये जो अमाउंट है इसको क्लेम कैसे करना है, इसके लिए क्या कदम उठाए गए और कहाँ से क्लेम करना है। तो आरबीआई इसके लिए
3 महीने का एक आउटरीच इनिशिएटिव चला रहा है। कब से? अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक। इसमें जो मेन फोकस होगा वो होगा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, क्योंकि ऐसे जो एरियाज होते हैं वहां पर इस तरह के अवेयरनेस की कमी होती है और लोगों को पता भी नहीं। तो लोग सोचते हैं अब तो 10 साल से ज्यादा हो बीत गया, बैंक में जाएंगे बैंक वाले भगा देंगे, मिलेगा नहीं। तो ऐसे खास इलाकों में अवेयरनेस की जरूरत होती है, तो वहां पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और इसी के तहत एक और यहाँ पे काम चलेगा कि जो केवाईसी वगैरह का होगा, कि ये भी देखा गया है जनधन में बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो डोरमेंट हो गए हैं, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, तो उनका केवाईसी अपडेट वगैरह का भी काम होगा। तो अगर हम बात करें इसमें, तो बैंक को ये निर्देशित किया गया आरबीआई के द्वारा कि वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करें अपने एफर्ट को, उनके जो ओनर्स हैं, जो डोरमेंट अकाउंट हो रखे हैं, उनके ओनर्स को ढूंढें और जो क्लेम्स हैं उनको सेटल करने का काम करें। मान लीजिए कोई ओनर हो, आपके दादाजी हो, पिताजी हो, मान लीजिए उनकी डेथ हो गई हो, तब भी आपके पास उनकी पासबुक वगैरह कुछ है और आपको दिख रहा है कि उसमें अमाउंट है, तो जो भी उनका लीगल एयर होगा ना, वो भी क्लेम कर सकता है ना। तो इसको क्लेम कैसे करना है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो अमाउंट है वो कहाँ पे है। और मान लीजिए आपको नहीं पता, आपके पिताजी या दादाजी ने बता रखा है एक बैंक अकाउंट खोला था, आपको बैंक अकाउंट नंबर भी याद नहीं है, तब भी आप काम चला सकते हैं। कैसे? आपको जाना होगा आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे। तो ये जो उद्गम पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए एम कैपिटल में इसीलिए रखा गया ताकि हमको पता चले कि एम ये कहाँ से आ रहा है। तो इस पोर्टल पे जाना होगा, एक सेंट्रलाइज पोर्टल है। लगभग इस पे 30 बैंक जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स हैं, और इन 30 बैंकों से जो टोटल अनक्लेम डिपॉजिट है उसका 90% कवर होता है। तो ये जो बैंक्स हैं, आप जब इस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। सर्च कैसे कर सकते हैं? तो आपको बेसिक डिटेल 5 ऐसे लिख रखी हैं कि इन 5 में से ज्यादा एक, मतलब कम से कम एक तो हो ही, या फिर एक से ज्यादा होगी तो सर्च का क्राइटेरिया उतना ही कम होगा। क्या क्या? जो अकाउंट होल्डर का नाम है उससे सर्च कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तो, वोटर आईडी नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, या फिर डेट ऑफ बर्थ जो अकाउंट होल्डर की है। इनमें से कम एक या फिर इनका कॉम्बिनेशन अगर आप मिल जाए तो सबसे बेटर है। जितना ज्यादा आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे, सर्च आपकी उतनी ही कम होगी, ढूंढना उतना आसान होगा। तो ऐसा करेंगे ना इस उद्गम पोर्टल पे जा करके, तो आपको ये पता चल पाएगा। मान लीजिए आपको आपके दादाजी का नाम पता है, आप गए उस पर नाम सर्च किया, डेट ऑफ बर्थ पता है, वो डाल दिया, तो ये पता चल पाएगा कि अच्छा आपके दादाजी का जो पैसा है वो कौन से बैंक में है, कहाँ पे उसका अकाउंट है, ब्रांच वगैरह सब पता चल जाएगी कि अकाउंट नंबर वगैरह क्या है। तो क्या इस पोर्टल से आप क्लेम कर पाएंगे? उसका जवाब है नहीं। आपको जब ये पता चल जाए कि जो अकाउंट होल्डर है उसका जो ब्रांच है वो कौन सी है, बैंक कौन सा है, अमाउंट क्या है, वो सारी चीजें, तब आपको उस बैंक में सबमिट करना है एक रिक्वेस्ट लेटर। फिर आपका सारा काम बैंक के थ्रू होगा। फिर बैंक में जब आप रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करेंगे वैलिड आईडी प्रूफ के साथ, मतलब वही जो वैलिड आईडी प्रूफ वगैरह चाहिए होगा, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो भाई वही व्यक्ति जो है सबमिट करेगा, अगर वो व्यक्ति इस समय जिंदा नहीं है तो जो उसके लीगल एयर्स हैं, जो भी नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो आप उद्गम पोर्टल या किसी भी बैंक को आप खोलेंगे ना, उसमें लिखेंगे अनक्लेम डिपॉजिट, तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी क्या क्या चीजें आपको लेकर के चलनी है। तो वो सारी चीजें आप लेकर के आएंगे, तो वो जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीजें रहती हैं, तो वो सारी चीजें आपको मांगेंगे बैंक वाले। उसके बाद फिर इसकी एक कमेटी बनती है जो कि सारी चीजें वेरीफाई करने का काम करेगी कि जो बताया जा रहा है लीगल एयर, जैसे लीगल एयर से एक से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे में वो सारे सेटलमेंट्स वहां पे होंगे। उसके बाद फिर जो अमाउंट है वो रिलीज किया जाएगा। अगर हम टाइमलाइन और एलिजिबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहली बात यह है कि आप एलिजिबल होंगे क्लेम करने के लिए, चाहे वो पैसा अभी बैंक के पास है, चाहे वो डीए में ट्रांसफर हो चुका है, दोनों में आप क्लेम कर सकते हैं। और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सर आपने 10 साल कहा था लेकिन अब तो 20 साल हो गए, तब भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये बस ये ध्यान रखिए कि अभी इनिशिएटिव चल रहा है, तो इस पे ज्यादा इंटेंसिफाई होकर काम चलेगा। दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। फिर एडिशनल टिप्स वही है कि आपको केवाईसी वगैरह अपडेट करने की जरूरत होगी, नॉमिनी वगैरह वो सारी चीजें, मतलब वो अगर रहेगा आप अकाउंट वगैरह में तो ज़्यादा बेहतर रहता है, मतलब क्लेम करना वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको करके रखनी पड़ेंगी। फिर हम आगे बात करें कि आरबीआई को कौन ये पावर देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई को कौन पावर देता है इस तरह के काम करने को, आदेश करने को कि जो अनक्लेम डिपॉजिट हमारे पास जमा करो, हम उसको देखेंगे। तो ये सारी जो पावर्स हैं वो आरबीआई को मिलती बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 26A के तहत। वहां से आरबीआई को ये पावर मिलती है और वहां से आरबीआई इस पावर को एक्सरसाइज करता है कि हम एक इस तरह का डीए फंड बनाएंगे जिसमें ये सारा फंड हम मेंटेन करेंगे। और ये जो फंड इसमें आता है आरबीआई उसी का प्रयोग करके
जो अवेयरनेस वगैरह फैलाने का काम है वो करता है। तो ये सारी चीजें ऐसे होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, डीए में आने के बाद भी पैसा प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि डीए में पैसा चला गया तो नहीं मिलेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस इनिशिएटिव का? सबसे बड़ा, सबसे बेहतर इम्पैक्ट ये होगा कि जो ओनर्स हैं वो रीयूनाइट होंगे अपने पैसे के साथ। ओनर्स कह लें या फिर जो उनके लीगल आयर्स हैं वो जो है एम्पावर होंगे, वो रीयूनाइट होंगे। मतलब अगर ओनर जिंदा है तो उसको ही पैसे मिलेंगे, उसके लीगल आयर्स हैं तो उनको पैसे मिलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो होगा जनता का जो विश्वास है, पब्लिक ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम में बढ़ेगा। मैंने कई बार बताया हुआ है, बैंक पूरा ट्रस्ट पे ही काम करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बैंक क्यों ना हो। अगर वो अपना ट्रस्ट जनता में खो दे तो वो बैंक एक हफ्ते से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता है, कितना भी बड़ा बैंक क्यों ना हो। बहुत बड़े से बड़े बैंक, अमेरिका के जो सबसे बड़े बैंक थे वो भी एक रात में धराशायी हो जाते हैं जब जनता का ट्रस्ट अगर खत्म होता है तो ऐसे ही आपको समझ के रखना है। इस तरह के मूव से लोगों को ये लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, पैसा अगर भूल भी जाता है, देखो बैंक वाले हमारे पैसा हजम नहीं कर ले रहे हैं, वो तब भी रखे हुए हैं और वो पैसा हमें मिलता है। फिर लिखा हुआ एम्पावरमेंट ऑफ लीगल आयर्स, कि मान लीजिए जिसका अकाउंट है उसकी डेथ हो गई, उसके जो लीगल आयर्स हैं उनको पासबुक वगैरह मिले, कोई जानकारी मिली, तो उनका जो मतलब एक तरीके से समझिए उनकी पैतृक संपत्ति है, मातृक संपत्ति जैसी भी है, तो वो उनको पैसा प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो वो एम्पावर होते हैं। इससे जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी बढ़ेगी। मतलब गांव देहात में, सेमी अर्बन एरियाज में समझ में आएगी चीजें कि हमारा जो पैसा है बैंक के पास सुरक्षित ही रहता है, चाहे हम उसे भूल जा सकते हैं लेकिन बैंक उसे नहीं भूलता है। और यहाँ पर ये तो मेरे ख्याल से पॉइंट रिपीटेड है, जो लिक्विडिटी है वो भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे? सिंपल सी बात है, अभी जो 67,000 करोड़ रुपए है वो आरबीआई के पास है रखा हुआ, उस पे कुछ ना लोन लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, कुछ नहीं। अब आप सोचिए उसका एक पोर्शन भी अगर चला जाए उनके लीगल आयर्स या जो राइटफुल ओनर्स हैं बैंक के उसके पास, तो अगर उनके पास ये पैसा जाएगा, मतलब जनता के पास पैसा आएगा, तो करेंगे क्या? वो जाहिर सी बात है, इस पैसे को या तो बैंक में जमा करेंगे या तो वो इसको खर्च करेंगे कहीं ना कहीं। तो उससे होगा क्या, जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। बैंक में अपने दूसरे अकाउंट में जमा करेंगे तो बैंक का डिपॉजिट बढ़ेगा, बैंक के पास जो लिक्विडिटी है इंक्रीज होगी, बैंक उसको लोन पे देंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, तो वो सारी चीजें होंगी। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं हम पब्लिक सर्विस के लिए। उद्गम जैसे पोर्टल है, मतलब अगर आप ये कहिए कि अब आपका जो अनक्लेम डिपॉजिट है 10 साल से ज्यादा आपको मिल जाएगा, बस आप ढूंढ के निकाल दो, तो आप सोचो कि आप कितने बैंकों में खुद मैनुअली चक्कर लगाओगे, कितनी ब्रांचेस में जाओगे, वहां चक्कर लगाओगे, नहीं पॉसिबल है ना ऐसा। लेकिन अगर एक पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया, आप उस पोर्टल पे जा रहे हैं, जो नेसेसरी डिटेल्स हम अपनी डाल रहे हैं, रजिस्टर करके आप सर्च कर रहे हैं और आपको पता चल जा रहा है कि अच्छा यहाँ पे हमारा या फिर हमारे दादाजी का, दादी का, नानी का, किसी का भी जो पैसा है वो रखा हुआ था, अनक्लेम्ड हो रखा है, तो कितना आसान है। आपको बस उस केवल बैंक ब्रांच को संपर्क करना है क्लेम करने के लिए उस अमाउंट को। कितना आसान हो जाता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये सारे इनिशिएटिव के क्या है, इम्पैक्ट हैं। आई होप आपको इसकी सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी चीजें इसमें से पूछी जा सकती हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।